कंडेंसर पहले हम यहाँ पर ऐसे फिट करके देखेंगे कि ये कौन सी दिशा में और कौन सी जगह पर सही है। तो वैसे हम यहाँ पर रखने के बाद पहले इसका एक मार्किंग ले लेंगे। मार्किंग कैसे ले लेंगे, मतलब यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क रख के या मार्क होने के बाद यहाँ पर हम 4 स्क्रू मार के इस कंडेंसर को यहाँ पर फिट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक किसी नोकीली चीज लेकर इस कंडेंसर को यहाँ पर मार्क करेंगे। कंडेंसर कौन सी जगह पे लगेगा वो जगह हमें मार्क करके लेनी है। ऐसी जगह मार्क होने के बाद अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर स्क्रू के निशान लगाने। तो स्क्रू के निशान लगाने के लिए या तो आपको उसको ठोकना पड़ेगा या तो ड्रिल मशीन द्वारा छेद देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, सिंपल मार्केट में आपको ऐसा एक पीओपी स्क्रू मिलता है, ये ऑलरेडी नोकीला होता है। तो इस स्क्रू के द्वारा वहाँ पर आप निशान लगा के ले सकते हो। इसके लिए क्या करना है, स्क्रू को पहले स्क्रू ड्राइवर में फिट करो, जहाँ पे आपका मार्किंग आया था वहाँ पर लेके जाओ और स्क्रू ड्राइवर को हल्का से ऐसे ठोक दो। अभी स्क्रू को टाइट करते रहो। देखो, तो यहाँ पर ना आपको अलग से यहाँ पर ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी कंडेंसर लगाने से पहले ना हमने इसके सभी होल को मार्क करके ले लिए जहां पर कंडेंसर लगने वाला है। तो अभी बारी आती है कंडेंसर फिट करने की। तो कंडेंसर फिट करने से पहले उसके जो इनलेट आउटलेट जो दोनों भी भाग है, उस दोनों भाग को हम सही तरह से साफ करेंगे पॉलिश पेपर से और फाइल से। सब सही तरह से साफ करना है। देखो, आप मार्केट से जब ये कंडेंसर लेके आते हैं ना, तो कंडेंसर के ये जो पाइप से इनलेट है, ये पाइप आपको दिखते तो ऐसे कॉपर की तरह, लेकिन ये कॉपर नहीं, जबकि एमएस है, अंदर से पूरा लोहे का बना है। ये पूरा उल्लू बनाने का तरीका है। तो इनसे बचने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे पाइप मशीन में जोड़ने से पहले उसको पॉलिश पेपर या फाइल से साफ करें, यहाँ का पूरा कार्बन निकाले, फिर ही मशीन में इसको जोड़े। अगर आप डायरेक्ट बिना कार्बन निकाले इसको जोड़ने के लिए जाएंगे तो ज्वाइन करते समय आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेगी। तो उनसे बचने के लिए पहले हम इसका ये जो आउटलेट है इसको भी साफ करेंगे, और ये जो कंडेंसर का इनलेट है, ये जो इनलेट है इस इनलेट को भी साफ करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बोल रहा हूँ उसकी ओर ध्यान देना। ये जो आपको दिखता नहीं है कॉपर, ये असल में कॉपर नहीं है। अगर घिसो पूरा सफ़ेद पड़ जाएगा। देखो, पूरा सफ़ेद है और बाहर से तो हमें कॉपर की तरह दिखता है। ये कॉपर नहीं है, तो ये लोहे का है। तो ये पूरे जो कार्बन था, जो कलर था, कोटिंग था, उसको पहले वहाँ से निकालो। जब तक आप पूरी तरह से इसको चारों तरफ से चमकाते नहीं तब तक आपका जॉइंट सही तरह से बैठेगा नहीं। तो बी केयरफुल। शुरुआत में जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि ये बाहर से तो कॉपर की तरह दिखता है, लेकिन जब अंदर से जब हम इसको फाइल करते हैं तो फाइल करने पर पता चलता है कि ये तो कॉपर नहीं लोहा है। तो उन नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे पॉलिश पेपर लेकर इस पाइप को अच्छी तरह से साफ करके लेना है, तभी आपका जॉइंट वहाँ पर सही तरह से बैठेगा। अगर साफ नहीं किया तो जॉइंट प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो अभी ये क्लीनिंग होने के बाद बारी आती है कंडेंसर को फ्रिज पे फिट करने की। देखो, ऐसे बराबर चारों तरफ से मैंने मार्किंग करने के बाद अभी यहाँ पर कंडेंसर को हम फिट करेंगे। तो कंडेंसर को फिट करने के लिए क्या किया, मार्किंग तो किया ही था। अभी जो बूश लिए, ऐसे रबर के आपको बूश लेना है। अधिकतर टेक्नीशियन डायरेक्ट कंडेंसर को फ्रिज के पीछे ऐसे लगा देते हैं, जिससे ये फ्रिज चलने के दौरान आपको या तो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम देगा, दूसरी बात कंडेंसर में गैस सही तरह से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये कंडेंसर अक्सर फ्रिज से लगभग ऐसे
कम से कम 1 इंच ऐसे दूर रहना जरूरी है। अगर ऐसे फ्रिज की वॉल से जब ये दूर रहेंगे तो इसके चारों तरफ से हवा घूमने के कारण इसके अंदर का गर्म गैस ठंडा होगा। तो गैस कंडेंसेशन के लिए और गैस सही तरह से ठंडा होने के लिए इस फ्रिज की दीवार और कंडेंसर इसके बीच में कम से कम 1 इंच का अंतर होना ही चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या रखा, बुश भी रखा। बुश रखने से, रबर बुश रखने से वाइब्रेशन भी नहीं होगी और दोनों के बीच में अंतर होने से गैस कंडेंसेशन भी प्रॉपर होगा। तो अभी हम बुश लगाकर कंडेंसर को सही तरह से फिट करेंगे। फिट करने के लिए वाइसर के टुकड़े भी ले लिए और अभी यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का स्क्रू ले लिया। कंडेंसर को फ्रिज पे रखने के बाद सबसे पहले ये स्क्रू है, इस स्क्रू को इस कंडेंसर में से ऐसे लगा के लेना है। बुश को स्क्रू में से फिट करके लेना है, अंदर डालना है। फिर ये जो होल किया था उस होल के ऊपर स्क्रू को लाके छोड़ना है। अभी स्क्रू ड्राइवर लेके ये जो चारों होल है ना, इसको हम लोग हल्का हल्का लगाएंगे, थोड़ा लूज करके ही लगाएंगे ताकि हमें सभी स्क्रू को मैच करने हैं। तो कोई भी स्क्रू पूरी तरह से टाइट ना करें। एक स्क्रू लग चुका है, अभी हम दूसरा स्क्रू लेंगे। सेम स्क्रू में वाइसर लगाना है। फिर जिस होल के पास ये आपका पाइप आएगा उसके सामने स्क्रू रख के सेम बूस्ट लगाना है। बूस्ट लगाने के बाद कंडेंसर को हल्का सा फिट करना है। अभी कंडेंसर कैसे फिट करना है ये तो आपने देखा कि इसके चारों स्क्रू के पीछे से मैंने बूस्ट लगाए, ऊपर से वाइसर लगाए। बूस्ट लगाने का रीजन आपने सुना कि इस फ्रिज की जो दीवार है, जो पतरा है, ये पतरा और कंडेंसर इसके बीच में कम से कम 1 इंच का अंतर रहना चाहिए ताकि हवा का सर्कुलेशन सही हो सके और गैस ट्यूब के अंदर जो गर्म गैस रहता है ये गर्म गैस ठंडा हो जाए। तो जब ये गैस ठंडा होगा तो उस वक्त कूलिंग भी प्रॉपर होगी और फ्रिज चलने के दौरान ये ऑलरेडी ये ब्लैक कलर के रबर बुश लगाने के कारण फ्रिज में आपका वाइब्रेशन नहीं होगा। तो इन सब से बचने के लिए पैकिंग, बुश और पाइप्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अभी कंडेंसर को मशीन में लगाने से मतलब ज्वाइन करने से पहले हम ये जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर को चला के देखेंगे कि कंप्रेसर विदाउट कंडेंसर मतलब कंडेंसर लगाने से पहले कितना एम्पेयर करंट लेता है और कंडेंसर लगाने के बाद कितना करंट लेता है, ये अभी हम चेक करेंगे। तो बारी आती है कंप्रेसर को स्टार्ट करना अर्थात चालू करके फ्लश करने की। चलो, जैसे बताया कि कंडेंसर को कंप्रेसर में जोड़ने से पहले हमें विदाउट कंडेंसर कंप्रेसर का करंट चेक करना है। जो कंप्रेसर को चालू किया तो अभी उसके अंदर लगभग 0.3 एम्पेयर करंट है। कंप्रेसर को छूने से पहले टेस्टर के द्वारा ऐसे टच करके देखना है कि कहीं पे इसमें ग्राउंड करंट वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर करंट ज़्यादा मात्रा में बता रहा है तो पैरों में चप्पल, शूज, जूता बीता सब पहन के, हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन के काम करना है। अगर ऐसे आपको करंट नहीं बताया था तो आपने ऐसे ही उसको छूने पर चलता है, लेकिन करंट आने की सिचुएशन में आपको सावधानी से काम करना है। अभी हम फ्रिज को ऐसे कंप्रेसर को फ्लश करके देखते हैं तो करंट बढ़ता है कि नहीं। अगर करंट ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है 0.9 एम्पेयर के ऊपर तो कंप्रेसर खराब है। इस तरह से कंप्रेसर को फ्लश करके लेना है, मतलब कंप्रेसर का प्रेशर अभी फिलहाल सही है। चलो, अभी हमने कंप्रेसर को फ्लश करके लिया। अभी बारी आती है ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर के इनलेट को डिस्चार्ज लाइन में फिट करने की। कंडेंसर को मशीन में या फ्रिज में जोड़ने से पहले अभी इस पाइप को अच्छी तरह से बेंड वगैरह करके लेना है ताकि जॉइंट होने की स्थिति में आप बाद में उसको बेंड नहीं कर सकते, मतलब फिनिशिंग में बेंडिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए हम पाइप को पहले ही बेंड करके ले लेंगे। बेंड करने के लिए हमने क्या किया, पाइप को अच्छी तरह से पकड़ कर फिर धीरे धीरे उसको बेंडिंग किया और बेंडिंग करने के बाद अभी ये पाइप यहाँ पर मोड़ना है। तो इसके लिए अभी इस पाइप को धीरे धीरे एकदम ऐसे हल्के हाथों से बेंड करते रहना है। देखो, अभी आप ये जो पाइप है ना, इस पाइप को यहाँ पर कैसे फिट करेंगे तो फिटिंग करने का भी तरीका है। इन दोनों को ना इसके बराबर ऐसे सामने सामने रखेंगे ताकि जब भी पाइप को हम गर्म करेंगे ना तो आसानी से इसके अंदर जाना चाहिए। इस तरह से उसको पहले सेट करके रखेंगे।
मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि पाइप को ऐसे बेंड करके रखेंगे या सेट करके रखेंगे, ताकि जब मैं यहाँ पर इसको गर्म करूँ ना, तो गर्म करते ही ये पाइप लगभग 1 इंच इसके अंदर आसानी से जा सके। नहीं तो फिटिंग गर्म करने के बाद उसको पकड़ से दबाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अगर आपने मजबूरी उसको दबाते गए तो पाइप अंदर से ब्रेक होना, ब्लॉक होना, ऐसे रीजन आपको मिल सकते हैं। तो उन नुकसान से बचने के लिए ही पाइप को जोड़ने से पहले ही उसको सेट करके रखें, ताकि गर्म जैसे करेंगे और ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाएगा। देखो अभी ये जो पाइप है ना, ये कंप्रेसर का पाइप कॉपर का है और ये लोहे का पाइप है। तो कॉपर का और लोहे का पाइप जोड़ते समय हमेशा ऐसे फ्लक्स पाउडर का प्रयोग करें। ये फ्लक्स पाउडर दोनों धातुओं के तापमान को समान कर देती है और जोड़ने में सहायता करती है। इसके लिए लोहा और कॉपर, यानी कि कॉपर और तांबे के पाइप को, मतलब लोहे का और तांबे के पाइप को जोड़ने के लिए फ्लक्स पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी इसको कैसे ब्रेजिंग करेंगे, देखो मैं आपको ब्रेजिंग सिखा रहा हूँ। ब्रेजिंग करने के लिए शुरुआत में मैंने आपको बताया कि नोजल को पहले ऑन करके रखना है। ऑन किया, अभी बराबर कंडेंसर की पाइप को डिस्चार्ज लाइन के सामने ऐसे पकड़ के रखना है, मतलब सेट करके रखना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा ना, अपनी जगह पे जाएगा, तो कंडेंसर का पाइप आसानी से उसके अंदर जाना चाहिए। जॉइंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स पाउडर रॉड के ऊपर, देखो रॉड को और पाइप को एक साथ गर्म किया, फ्लक्स पाउडर को इसके ऊपर उठाया रॉड के ऊपर और धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे लगाया पाइप के ऊपर। चारों दिशा में पाइप के ऊपर फ्लक्स पाउडर छोड़नी है। देखो जैसे बताया था ना कि अगर जॉइंट होने के बाद चारों तरफ से शीशे को घुमा के देखना है, कहाँ से अगर लीकेज रहेगा तो आपको होल दिखाई देगा। अभी यहाँ पर कहीं पे भी होल नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये जॉइंट सही तरह से हो चुका है। अभी जैसे ही जॉइंट हो जाता है ना, तो तुरंत हम दोबारा इस कंप्रेसर को चालू करके कंडेंसर को फ्लश करके देखेंगे और कंडेंसर को फ्लश करने के दौरान कंप्रेसर का करंट भी चेक करेंगे। तो अभी हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। देखो अभी कंडेंसर को जोड़ने के बाद, यहाँ पर कंडेंसर का जॉइंट मारने के बाद अभी हम फ्लश करेंगे और कंडेंसर को फ्लश करते यहाँ पर करंट भी चेक करेंगे। पहले टेस्टर से छू के देगा करंट वगैरह आ रहा है कि नहीं। देखो अभी यहाँ पर हमने इसको प्रेशर को होल्ड किया, इसको बोलते हैं फ्लश करना। इस तरह से कंडेंसर को सही तरह से फ्लश करके लेना। अभी कंडेंसर को फ्लशिंग करने के बाद कंडेंसर के आउटलेट पे ना ये कॉपर पाइप का छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे, ताकि जब हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर लगाने के समय में यहाँ पर आसानी से लीक प्रूफ जॉइंट बने और साथ ही ये कभी फिल्टर के जॉइंट को ब्रेक ना कर सके। इसके लिए यहाँ पर हम अलग से एक पाइप का टुकड़ा लगाएंगे। खास करके क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पर फिल्टर जोड़ने के कारण ये पाइप अक्सर सड़ जाते, कुछ समय बाद ख़राब हो जाते और गैस को यहाँ से लीकेज कर देते। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, कंडेंसर के आउटलेट पे ऐसे कॉपर पाइप का छोटा सा टुकड़ा लगाना है। फिर वहाँ पर हम लोग फिल्टर लगाएंगे, ताकि फिल्टर और कॉपर पाइप के जोड़ को, ये तो सालों साल चलते रहता है, निरंतर चलता है, लेकिन अगर फिल्टर का पूरा लोड इस पाइप के ऊपर दे दिया तो वहाँ पर पाइप खराब होने की स्थिति में वो लीकेज कर सकता है। तो लीकेज से बचने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे पाइप का टुकड़ा लगाना ज़रूरी है। तो अभी हमने इसको पूरी तरह से साफ़ किया, पॉलिश पेपर से साफ़ करने के बाद फाइल से भी इसको आगे से साफ़ करेंगे। जो यहाँ पर धार आ चुकी है, इस रिमर को या धार को निकालने के लिए हम फाइल करेंगे। तो फाइल ले लिया और फाइल लेके इसको नीचे से ऐसे साफ़ किया। हमेशा पाइप को फाइलिंग करते समय ये पाइप आपका नीचे रहना चाहिए, फाइल भी नीचे रहेगी, पाइप ऐसे नीचे की ओर मुड़ा रहेगा। अगर आपने ऐसे फाइल किया तो जो भी कार्बन था पाइप के अंदर जाके फंस जाएगा।
देखो अभी इसको सही तरह से अपने फाइल भी किया। अभी यहाँ पर जोड़ते हैं, लगभग 1 इंच पाइप के अंदर होना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले मैं पाइप को ऐसे थोड़ा सा फैला के अपनी ओर खींचा ताकि मुझे जॉइंट करते समय यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 1 इंच पाइप के बीच में रखने के बाद नोज़ल से इसको आसानी से यहाँ पर जॉइंट मारेंगे। अलग से कॉपर पाइप का टुकड़ा यानी कि कॉपर पाइप लगाने के बाद फिर भी हम यहाँ से इसको फ्लश करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर जॉइंट मारे तो उस वक्त पाइप जो अंदर से जला उसकी जो राख जो मिट्टी बन गई उस मिट्टी को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ से हम फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग कैसे करना है, इसको दबा के रखना है। देखो अंदर से पूरा कचरा तो बाहर निकल गया है। अभी इसके आउटलेट पे हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर के बाद ये कैपिलरी टिप लगाएंगे। कंडेंसर को सही तरह से फ्लश होने के बाद यहाँ पर हम ये ड्यूअल लाइन यानी कि 2 लाइन का फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे। ये फ़िल्टर खास करके R134A गैस के लिए बना है। अभी ये जो फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर के अंदर सिलिका जेल भरा हुआ है। जो आपको आवाज़ आ रहा है, ये सिलिका जेल वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करना है। 2 लाइन का फ़िल्टर हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि एक लाइन से वैक्यूम करेंगे, और ये जो मेन लाइन है इसमें कंडेंसर का आउटलेट लाइन जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे कंडेंसर के आउटलेट लाइन को जोड़ें। अभी जो सेल्फ वैक्यूम के लिए जो हम अलग से अपने कैपिलरी ट्यूब लिया था, इस कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर ऐसे जोड़ें। पकड़ लेके फिल्टर का जो भाग आपको अनावश्यक है उस भाग को हल्का सा पिंच करें। पिंच किया। अभी पिंच करने के बाद यहाँ पर जॉइंट मारेंगे। फिर जैसे ये जॉइंट हो जाएगा तो फिल्टर को ठंडा करना है, तुरंत ये जॉइंट ना लगाएं। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर भी जॉइंट लगाया तो फिल्टर के अंदर का जो सिलिका जल है, सिलिका जल जल के उसकी मिट्टी बन जाएगी, फिर वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए जैसे आपका ये जॉइंट हो जाएगा तो ये जॉइंट करने के बाद आपको पहले फ़िल्टर को ठंडा करके लेना है। फिर यहाँ से फ़िल्टर को भी हम हल्का सा फ्लश करके लेंगे। फिर वहाँ पर कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे। इसको ब्रेज करने के लिए सेम दोनों को, रॉड को भी एक ही समय में गर्म किया और पाइप को भी। रॉड हल्का सा गर्म हुआ, रॉड को पहले एल शेप में बेंड करना है। ये बेंड इसलिए करते हैं ताकि मुझे आगे का भाग तो दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे का भाग कुछ नहीं दिखाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेंड करना है। बेंड करने से हम इसको आसानी से पीछे इसका भाग जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने पीछे के भाग को ब्रेज करके लिया। रहा तो आगे का भाग, ये तो हमें ऐसे भी दिखाई देता है। तो इसके लिए जब भी आप पाइप को बेंड करके लें तो बेंडिंग होने के बाद तुरंत वहाँ पर ब्रेजिंग करें, और जैसे पीछे की ओर से ब्रेजिंग हो जाएगा तो तुरंत रॉड को हल्का सा ये जो गर्म किए हुए भाग है उस गर्म किए हुए भाग के ऊपर ऐसे छोड़ना है। देखो ऐसे पाइप का ब्रेजिंग करना है। मतलब ब्रेजिंग करना ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इतना डरते हो। तो बिना डरे हमेशा ब्रेजिंग करना है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब तक ये दोनों भी पाइप अच्छी तरह से लाल नहीं होते तब तक ये रॉड को वहाँ पर लगाना नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि रॉड आपका पहले चिपक जाएगा और आप निकालने का बहुत प्रयास करेंगे लेकिन रॉड वहाँ से जल्दी निकलेगा नहीं और पाइप ब्रेजिंग भी ख़राब होगा। तो इस तरह से हम वहाँ पर ब्रेजिंग कर सकते हो। जॉइंट सही तरह से हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम एक कांच का प्रयोग करेंगे और कांच को चारों तरफ से घुमा के देखेंगे कि कहाँ पे ब्रेजिंग हुआ है, कहाँ पे ब्रेजिंग करना बाकी है। देखो अभी इसके ब्रेजिंग तो सही तरह से हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इसको फ़िल्टर को ठंडा करके लेना है। फ़िल्टर को हम सही तरह से ठंडा करके लेंगे। फ़िल्टर ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रेजिंग करते समय इसको ज़्यादा गर्म ना करें, नहीं तो अंदर का सिलिका जल जो है ये मिट्टी में बन जाएगा, ये पूरी राख बन जाएगी। तो इसको जलने से बचाने के लिए आपको तुरंत जैसे ही ब्रेजिंग हो जाएगा तुरंत इसको ठंडा करके लेना है। अभी जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तो तुरंत फ्रिज को चालू करके इस लाइन को भी हम फ्लश करके लेंगे। देखो अभी यहाँ से मैंने फ़िल्टर को तो ठंडा किया। अभी फ़िल्टर का जो आउटलेट है ना, इस आउटलेट को हम फ्लश करेंगे। देखो अभी ये जो मिट्टी आपको बाहर निकलते हुए दिखती है ना, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग नहीं निकालते थे तो फिर जैसे आपका फ्रिज चालू हो जाएगा ना
तो फिर उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं। यही कैपिलरी ट्यूब अगर इसके अंदर ये मिट्टी गई तो अब ब्लॉकेज हो जाएगा। तो उन ब्लॉकेज से बचने के लिए, मॉइस्चर से बचने के लिए फ़िल्टर का जैसे जॉइंट हो जाएगा तो तुरंत वहाँ पर फ्लश करके लेना है। अभी ये फ़िल्टर को फ्लश करने के बाद जैसे फ्रिज को बंद करेंगे तो वापस यहाँ पर एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगाएंगे। टुकड़ा इसलिए लगाएंगे ताकि कैपिलरी ट्यूब जो है ना, ये कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर ऐसे फिट होगी। मतलब कैपिलरी ट्यूब अगर डायरेक्ट यहाँ पर फिट किए तो यहाँ पर गैस ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने के कारण कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक, चोकअप वगैरह हो जाती है। ये सभी मेथड से सभी ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर हमने पाइप का टुकड़ा ऐसे ज्वाइन करना है। जैसे ज्वाइंट हो जाएगा तो तुरंत हम यहाँ पर भी ऐसे कैपिलरी ट्यूब को ज्वाइन करके ले लें। तो अभी आपको फ्रिज पहले बंद करना है। फिल्टर के आउटलेट पे ये पाइप का टुकड़ा ज्वाइन करने के बाद बारी आती है कैपिलरी ट्यूब को जोड़ने की। कैपिलरी ट्यूब को जोड़ने से पहले हमें ये जो पाइप है, इस सेल्फ वैक्यूम के लिए जो पाइप लगा है, जो कैपिलरी ट्यूब लगाई है, इसको हम ओपन करके रखेंगे ताकि यहाँ पर ब्रेजिंग करते समय जो भी गैस बनेगा, अगर बाई चांस ये रिवर्स यहाँ तक भी आता है तो ये इस लाइन से यहाँ से बाहर चला जा सकता है। तो इसके लिए उस गैस को बाहर निकालने के लिए, जो मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले सेल्फ वैक्यूम की लाइन को ओपन करके रखेंगे, खोल के रखेंगे। यहाँ से लाइन को ओपन किया। अभी ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर को हम कैपिलरी ट्यूब को फिल्टर के आउटलेट पे यहाँ पर फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले क्या करना है ना, ये कैपिलरी ट्यूब को ऐसे इस फिल्टर के ऊपर हो सके तो 2-3 राउंड ऐसे लूप्स करके रख दो, ताकि फिल्टर जब चलने के दौरान, मतलब फ्रिज जब चलने के दौरान फिल्टर हल्का सा जब गर्म होता है तो ये फिल्टर अपनी गर्मी का स्पर्श कैपिलरी ट्यूब को देता है। और कैपिलरी ट्यूब के अंदर कभी कभी मतलब गैस फ्रीजिंग होने के कारण, सब कूलिंग होने के कारण वो गैस सही मात्रा में गर्म होकर, मतलब प्रेशर में रहकर आगे इस कैपिलरी ट्यूब में चला जाता है। देखो, कंडेंसर का काम क्या है, गैस को ठंडा करना, लेकिन कभी कभी ना कंडेंसर में या फिल्टर में यहाँ पर जो मॉइस्चर हो जाता है या कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो उस वक्त इस कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर हल्का हल्का रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। उस स्थिति में अगर फिल्टर के अंदर या कंडेंसर में ज़्यादा मात्रा में गैस अगर सही तरह से ठंडा नहीं हुआ तो यही गर्म गैस आगे इस कैपिलरी ट्यूब को छुएगा और यहाँ से ये फिल्टर जो है, ये फिल्टर अपनी हीटिंग का स्पर्श कैपिलरी ट्यूब को देगा और ट्यूब के अंदर का जो भी मॉइस्चर था, ये मॉइस्चर ये वेपर में बदल कर, यानी कि गैस में बदल कर यहाँ से आगे जाएगा कूलिंग कॉइल में। मतलब मॉइस्चर से दूर रहने के लिए या ब्लॉकेज से दूर रहने के लिए भी इस फिल्टर के ऊपर ऐसे कैपिलरी ट्यूब को रोल किया जाता है। अभी बारी आती है इस कैपिलरी ट्यूब को कट करने की, मतलब ओपन करने की। तो ओपन करने से पहले इसको मैंने आवश्यकता के अनुसार बराबर फिट किया, मतलब बेंड किया। बेंड करने के बाद कैपिलरी ट्यूब को ऐसे स्ट्रिपर के द्वारा हल्का हल्का घुमाएंगे। फिर जहाँ पर आपने निशान लगाया था वहाँ से इसको हल्का सा ऐसे कट करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको होल दिखाई देता है, इतना होल आपको यहाँ पर दिखना ही चाहिए, तो समझ जाना कि पाइप बराबर कट हो चुका है। अगर इसके बीच में का जो होल है, ये होल आपको दिखाई नहीं दिया तो ब्लॉकेज और चोकअप के प्रॉब्लम्स आपको मिलना निश्चिंत है। तो उनसे बचने के लिए कैपिलरी ट्यूब को सही तरह से कट करना सीख लें। अभी आपने यहाँ पर पाइप को, कैपिलरी ट्यूब को कट किया है। अभी लगभग जो मैंने बेंड किया ना, ये बेंड होने तक कैपिलरी ट्यूब इस पाइप के अंदर जाएगी। जो अनावश्यक भाग है उसको अभी हमने यहाँ से ऐसे पिंच किया। देखो, अभी यहाँ से पिंच करने से क्या होगा कि जो भी गैस था यहीं पर रुकेगा। सिर्फ कैपिलरी ट्यूब को लगभग हमने 3 इंच ऐसे इतना अंदर डाला है, मतलब आपको जो गैस है, गैस को इतना स्पेस मिलेगा। फिल्टर के अंदर थोड़ा गैस रहेगा, थोड़ा गैस इस पाइप के अंदर रहेगा, तो पाइप कैपिलरी कभी आपकी यहाँ पर चोकअप नहीं होगी। अभी इस तरह से पिंच करने के बाद अभी हम यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे। देखो, अभी यहाँ से फिल्टर के आउटलेट के ऊपर पाइप का टुकड़ा लगाने के बाद कैपिलरी ट्यूब को सही तरह से ज्वाइन किया। जहाँ पर आप कैपिलरी ट्यूब जोड़ते हो ना, वहाँ पर ब्रेजिंग करते समय नोजल का प्रेशर कम रखें, नहीं तो कैपिलरी ट्यूब अंदर ही पिघल जाएगी और गैस यहीं पर आपका ब्लॉक हो जाएगा, जो आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब कभी भी जब कैपिलरी ट्यूब को आप जोड़ते हो ना, भले फिल्टर के आउटलेट पे जोड़ो या अलग से पाइप का टुकड़ा लगा के जोड़ो, तो कैपिलरी ट्यूब और कोई भी पाइप को जोड़ते समय आपके ब्रेजिंग नोजल का प्रेशर कम होना बहुत ज़रूरी है।
अभी यहाँ पर फिल्टर कैपिलरी सब जोड़ने के बाद बारी आती है सबसे लास्ट सक्शन के पाइप को जोड़ने की। अभी सक्शन का पाइप जोड़ने से पहले ये डायरेक्ट पाइप यहाँ पर जाएगा क्या? नहीं, अगर डायरेक्ट जोड़ा ना तो यहाँ पर पाइप मतलब डायरेक्ट तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि बेंडिंग करना ज़रूरी है। तो बेंडिंग कैसे करेंगे? तो बेंडिंग करने के लिए आपको स्प्रिंग बेंडर का प्रयोग करना है। अगर हो सके तो स्प्रिंग बेंडर, नहीं तो इसके लिए एक मैकेनिकल बेंडर भी आता है। बेंडिंग करने से क्या होगा, मैंने पाइप बेंडर तो डायरेक्ट पाइप के अंदर डाला। अभी मुझे जिस दिशा में पाइप को मोड़ना है वहां तक मैं पाइप को लेके जा सकता हूँ। अभी मुझे पाइप को लगभग यहाँ से ऐसे बेंड करना है। देखो, पाइप को सही तरह से मोड़ने के लिए हमें स्प्रिंग बेंडर का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बेंडर का प्रयोग करके पाइप को मोड़ दिया। अभी क्या है, मुझे जितना पाइप चाहिए उतना हम ले लेंगे, बाकी का पाइप कट करेंगे। तो यहाँ पर पाइप को ब्रेज करेंगे। अभी ब्रेज करने से पहले तो साफ़ करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो कई सारा मॉइस्चर इसमें है, कार्बन है। तो उस कार्बन को निकालने के लिए सेम पॉलिश पेपर या फाइल का प्रयोग करना है जितना आपको चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर जॉइंट है तो यहाँ से लगभग 2 इंच तो पाइप को अंदर डालना है, तो उतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। इतना पाइप एक्स्ट्रा लिया। अभी वहाँ पर पूरे भाग को ऐसे साफ करेंगे। साफ किया। अभी आवश्यकता के अनुसार पाइप को कट करो। कट करने के लिए ट्यूब कटर लिया। ट्यूब कटर के द्वारा पाइप को कट किया। ट्यूब कटर की वीडियो तो ग्रुप में चैनल पे है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉपर पाइप को कैसे कट करते हैं। कट करने के लिए बेटर अच्छी क्वालिटी का ट्यूब कटर प्रयोग करें। देखो, मैंने ऐसे उसको हल्का सा रिंग देने पर कट करने का रीज़न यही था। पहले ना डायरेक्ट कट करने की वजह से अंदर का जो ओडी है, जो अंदर का होल है, ये अंदर का होल थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था। और बाहर से मैंने डायरेक्ट उसको अलग सा 2-3 रिमर दे के जो कट किया, तो उसमें पाइप का ओडी जो है ना, मुझे जो सेम था वही मिल गया। तो कोशिश करना कि अगर आप एक्सपीरियंस हो, मतलब अनुभवी हो, तो ही इसका प्रयोग करना है। अदरवाइज पाइप कट होने तक करना है। फिर पाइप कट होने के बाद नोज प्लायर अंदर घुमा कर अंदर का होल थोड़ा फैला के लेना है। अभी हम सबसे पहले इस पाइप को होल के ऊपर सेट करके रखेंगे। जैसे शुरुआत में बताया कि कोई भी पाइप को जोड़ने से पहले दोनों पाइप को एक दूसरे के पास सेट करके रखो, ताकि गर्म होते ही वो अपने आप उसके अंदर चला जाए। देखो, ये पाइप बराबर सक्शन के बीच में ऐसे अंदर चला गया। अभी हम यहाँ पर पाइप को ब्रेज करेंगे। ब्रेज करने से पहले, सक्शन पाइप जोड़ने से पहले ध्यान में रखना सेल्फ वैक्यूम का लाइन ओपन हो, और जहाँ से आप गैस चार्जिंग करने वाले हो वो चार्जिंग वॉल भी आपका ओपन हो। यहाँ पर चार्जिंग वॉल भी ओपन है, सेल्फ वैक्यूम की लाइन भी अभी आपने ऐसे ओपन की है। अभी हम यहाँ पर जॉइंट मारेंगे, ताकि यहाँ पर जॉइंट मारते समय कंप्रेसर के अंदर जो भी गैस बनेगा, जो भी एयर बनेगी, ये एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। हाथ जोड़ देना। देखो, जॉइंट करने से पहले पाइप को आपने साफ किया, एक दूसरे के सामने अटैच किया, सेट करके रख दिया। अभी जब तक ये दोनों भी पाइप पूरी तरह से लाल नहीं होते, तब तक यहाँ पर आपको रॉड नहीं लगाना है। आप देख रहे हो पहले वाले पाइप का कलर बदल चुका है। कंप्रेसर का मेन पाइप पहले आपने गर्म किया, फिर जो पाइप आपको सक्शन का जो पाइप है उसको भी गर्म किया। दोनों भी पाइप सही तरह से लाल हो गए। अभी इसके ऊपर रॉड हल्का हल्का ऐसे छोड़ दो। सबसे पहले पीछे वाले भाग के ऊपर रॉड छोड़ा। अभी आगे वाले भाग के ऊपर ऐसे रॉड छोड़ कर उसको गर्म करो।
इस तरह से आपको यहाँ पर पाइप को ब्रेजिंग करना है। मतलब ब्रेजिंग का यही तरीका है कि जब तक दोनों पाइप सही तरह से गर्म नहीं होते तब तक वहाँ पर ब्रेजिंग नहीं करना है। अभी कंडेंसर फिटिंग हुआ, कूलिंग कॉइल में कैपिलरी अपने चेंज की, सभी पाइप को जोड़ दिए। अभी लास्ट में बारी आती है गैस चार्जिंग की। तो गैस चार्जिंग का स्पेशल एक अलग से वीडियो भी बना चुका है, फिर भी अगर इसमें आपको देखना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गैस चार्जिंग करने के लिए अपने गेज मैनिफोल्ड का यूज़ किया और ऐसे 2 चार्जिंग लाइन का प्रयोग किया। अभी गेज मैनिफोल्ड का प्रयोग कैसे करना है देखो कि गेज मैनिफोल्ड के जो दोनों भी वॉल है ना, इस दोनों वॉल को हम शुरुआत में बंद रखेंगे। गैस चार्जिंग करने के लिए या वैक्यूमिंग करने के लिए लो प्रेशर गेज का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा ये जो गेज मैनिफोल्ड की जो मिडल पोर्ट जो होती है, बीच वाली जो लाइन होती है, ये लाइन हम लोग यहाँ पर गैस सिलेंडर लगाएंगे। ये जो आप गैस देख रहे हो 134, ये 134A, यानी कि कोई भी गैस सिलेंडर हो तो इसकी चार्जिंग लाइन बीच में ही लगाना है। और जिस फ्रिज में या जिस मशीन में गैस भरना है वहाँ की चार्जिंग लाइन ये लो प्रेशर गेज के सामने लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने गेज मैनिफोल्ड के ऊपर यहाँ पर लो प्रेशर गेज के सामने एक चार्जिंग लाइन जोड़ दी। इसको सही तरह से अच्छी मात्रा में कस के टाइट करना है ताकि गैस लीकेज ना हो। फिर यही चार्जिंग लाइन के टुकड़े को यानी कि आगे वाले भाग को इस एनआरवी में ऐसे फिट करना है। बारी आती है दूसरे गैस सिलेंडर मतलब दूसरे चार्जिंग लाइन की। तो चार्जिंग लाइन का एक हिस्सा हमने यहाँ पर लगाया, गैस सिलेंडर की चार्जिंग लाइन यहाँ पर लगेगी। तो हमने यहाँ पर अभी ऐसे चार्जिंग लाइन को जोड़ दिया। यहाँ पर एक चार्जिंग लाइन जोड़ दी और चार्जिंग लाइन का आउटलेट गैस सिलेंडर के ऊपर ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया। चलिए कनेक्शन कैसे किया देखो। जो गैस सिलेंडर की चार्जिंग लाइन है ये बीच में जोड़ दी और जिसमें गैस भरने गए फ्रिज में, तो फ्रिज की चार्जिंग लाइन अपने गेज के सामने जोड़ दी। अभी दोनों भी वॉल को आपको बंद करना है। दोनों वॉल को बंद करेंगे और फ्रिज को भी चालू करेंगे। तो फ्रिज को चालू करने से पहले यहाँ पर क्लैम्प मीटर लगाएंगे ताकि वैक्यूमिंग होने के दौरान उसमें कितना करंट जाता है ये हम करंट चेक करेंगे। वैक्यूम करने से पहले मतलब फ्रिज आपका चालू करने से पहले यहाँ पर आप स्केल देख रहे हो 0 पे। ये लगभग 5 से 10 मिनट जब वैक्यूम करेंगे तो 0 की स्केल डायरेक्टली -30 की ओर आएगी, -28 इंच पे आएगी। और -28 इंच जैसे आएगी 5 मिनट जैसे हो जाएंगे तो उस वक्त हम यहाँ पर जो सेल्फ वैक्यूम की जो लाइन है इस लाइन को पिंच करेंगे, यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे, फिर गैस चार्जिंग की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, तो फ्रिज को चालू करना है। चालू करते ही ये स्केल नीचे आते हुए आपको दिखेगी। अगर ये नीचे आ रहा है, यहीं पर होल्ड होता है, तो समझ जाना है कि वैक्यूम सही तरह से हो चुका है। तो अभी वैक्यूम के लिए हम फ्रिज को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के लिए जैसे स्टार्ट करेंगे तो वैक्यूम होने के दौरान ये कितना करंट कंज्यूम करता है, कितना एम्पेयर करंट लेता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाया, क्लैम्प मीटर लगाया। यहाँ से मुझे करंट पता चलेगा। तो अभी मैं फ्रिज को चालू करता हूँ। देखो चालू हो गया। यहाँ पर आप देखो गेज में तो डायरेक्टली आपका जो डायल स्केल था काटा, ये -30 की ओर आ चुका है। मतलब यहाँ पर अभी वैक्यूम सही तरह से हो चुका है। मतलब वैक्यूम स्केल तो आपको डायरेक्ट नीचे जाते हुए दिखेगा, फिर भी आपको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इसको वैक्यूम करना ज़रूरी है। तो अभी इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक फ्रीजर के अंदर थर्मामीटर सेट करके रखेंगे ताकि गैस चार्जिंग करते दौरान आपको फ्रिज का टेम्परेचर भी चेक करते रहना है। ये है थर्मामीटर, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम क्या है, फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को सेंस करना। गैस चार्जिंग करते समय आपको एक थर्मामीटर का प्रयोग करना है। थर्मामीटर के सेंसर को फ्रीजर के बीच वाले भाग में इसे बराबर रख देंगे ताकि फ्रीजर कितना टेम्परेचर आपका कंज्यूम करता है, कितना टेम्परेचर सेंस करना है, ये आपको थर्मामीटर बताएगा। तो चलो अभी हम थर्मामीटर के सेंसर को फ्रीजर में रखेंगे और इस मीटर को फ्रिज के बाहर रखेंगे। बराबर बीच वाले भाग में इसे थर्मामीटर का सेंसर रख देना है। दरवाजे को लगाना है, फ्रिज का दरवाज़ा भी लगाओ और थर्मामीटर को ऐसे यहाँ पर सेट करके रख दो। अभी फ़िलहाल इसके अंदर
32.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये लगभग हमें -8 से -10 डिग्री टेम्परेचर लेना है। उसके बाद ही हम इसके अंदर गैस चार्जिंग करना बंद करेंगे। चलो अभी वैक्यूम हो, आपको पता है कि 0 पे जो स्केल था ये पूरा -28 इंच पे आ गया है, मतलब वैक्यूम इसमें सही तरह से हो चुका है। अभी बारी आती है ये जो सेल्फ वैक्यूम की जो लाइन है इसको ब्लॉक करके ब्रेजिंग करने की। तो सबसे पहले प्लायर के द्वारा हम इस लाइन को ऐसे दबाएंगे। सही तरह से दबाना है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। पाइप को गर्म किए, गरम करके वापस इसको पिंच किए, फिर ब्रेजिंग रॉड से अभी यहाँ पर इसको ब्रेज करना है। ये जो आपका गैस सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर को एक पानी के बकेट में रखना है। ये इसलिए ताकि गैस सिलेंडर से जो भी वेपर प्लस लिक्विड निकलेगा तो सिलेंडर में से निकलने के बाद ये टोटली लिक्विड में ही निकलना चाहिए। लिक्विड शेप में निकल कर ये चार्जिंग लाइन थ्रू आपके गेज में जाएगा, फिर गेज से फ्रिज में जाएगा। तो इसके लिए मैंने इस गैस सिलेंडर को पानी के बकेट में डुबा के रख दिया। अभी यहाँ से नॉब को पूरी तरह से ओपन करेंगे। अभी नॉब को ओपन करने के बाद पहले देखना है नॉब आपका पूरी तरह से ओपन हुआ है कि नहीं। अभी गैस चार्जिंग करते करते आपको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर करंट कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है आपको करंट चेक करना है। सबसे पहले हम यहाँ से अभी गैस जो रिलीज़ किया तो ये गैस इस चार्जिंग लाइन के इधर तक अभी आके रुक गया। अभी लाइन के अंदर जो भी हवा थी, हवा को निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं पर्जिंग। पर्जिंग करने के लिए हाई प्रेशर गेज का जो वॉल है ना, इस वॉल को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ से जो भी लाइन के अंदर गैस था, ये गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ से इसको ओपन किया। आवाज़ आ रहा है, मतलब अभी ये पर्जिंग हो गया। अभी गेज को वापस टाइट करो। जैसे ही गेज को टाइट करेंगे, अभी यहाँ से गेज को हल्का हल्का खोल दो। देखो अभी ये जो गेज का जो स्केल है ना, काटा, इसको आपको 0 के नीचे नहीं आने देना है। और यही गैस चार्ज करते करते आपको मल्टीमीटर में उसका करंट भी चेक करना है। देखो धीमे धीमे गैस चार्जिंग करना है। गैस चार्जिंग करते समय कोई भी घाई ना करें। ये जो स्केल है, इसको स्केल को 0 के नीचे नहीं आने देना है। थोड़ी देर रुक रुक के गैस चार्जिंग करना है। और गैस चार्ज करते करते थर्मामीटर पे टेम्परेचर भी चेक करते रहना है। फिलहाल मल्टीमीटर पे 0.2 एम्पेयर करंट है और गैस का प्रेशर है 7 डिग्री पाउंड। हल्का हल्का चार्ज करें धीमी गति में। अभी यहाँ से आप देख रहे हैं मैं गैस को धीमी धीमी गति में चार्ज कर रहा हूँ। और यही गैस चार्ज करते करते मल्टीमीटर पे मुझे करंट भी चेक करते रहना कि करंट कहीं पे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। और नॉब को धीरे धीरे पूरी तरह से टाइट करने की कोशिश करें। अभी नॉब अच्छी मात्रा से पूरी तरह से टाइट कर दिया है। वापस थोड़ी देर के लिए रिलीज़ किया ताकि मुझे गैस थोड़ा सा और बढ़ाना है। और ये गैस चार्जिंग करते करते ना कंडेंसर का टेम्परेचर चेक करें। कंडेंसर गर्म हो रहा है क्या, फ़िल्टर गर्म हो रहा है क्या।
कंडेंसर ऊपर की ओर अच्छी मात्रा में गर्म रहेगा, बीच में थोड़ा सा गर्म रहेगा और कंडेंसर के आउटलेट पे यानी कि फ़िल्टर हल्का सा गर्म रहेगा। फिर इस स्थिति में गैस के नॉब को, वॉल गेज के नॉब को पूरी तरह से टाइट करके छोड़ दें। अभी आप देख रहे हो कि मल्टीमीटर पे 0.4 एम्पियर करंट है, मतलब करंट भी बराबर कंज्यूम कर रहा है। ये मैक्सिमम 0.7 एम्पियर तक जाएगा और यहाँ पर जो गेज पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर भी आपको 7 से 8 डिग्री PSIG पे बताएगा, मतलब आपका गैस चार्जिंग सही तरह से हो गया है। अभी यही गैस चार्जिंग होने के बाद अभी थर्मामीटर पे टेम्परेचर भी चेक करना है, जो हमें -8 से -10 डिग्री टेम्परेचर बताएगा। देखो, जब हम गैस चार्जिंग के लिए वैक्यूम के समय में देखा तो इसके अंदर लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर था, 35 डिग्री तक टेम्परेचर था। अभी गैस चार्ज कर रहे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर 35 से लेकर 19, 18, अभी जब इसमें पूरी तरह से गैस चार्जिंग हो जाएगा तो लगभग यहाँ का टेम्परेचर -8 से -10 डिग्री जाएगा। अभी फ्रिज को कुछ समय के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, चालू कंडीशन में ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट बाद देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर लगभग पूरी तरह से ठंडा हो चुका होगा। देखो, अभी इसके अंदर लगभग 8 से 9 PSIG प्रेशर है, डिग्री PSIG प्रेशर है। अभी हम गैस चार्जिंग के लाइन को यहाँ से निकालेंगे। लाइन निकालने की क्रिया भी मैंने आपको दिखाई है। चार्जिंग लाइन को यहाँ से ऐसे खींच के रखना है और इस नॉट को ऐसे घुमाते रहना है। चार्जिंग लाइन को निकाल दिया। जैसे चार्जिंग लाइन को निकाल देंगे तो तुरंत वहाँ पर NRV का कैप लगा देना है। NRV की कैप लिए और NRV के ऊपर इस कैप को अभी टाइट कर दिया। देखो, सिलेंडर के वॉल को बंद कर दो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके फ्रिज में प्रॉपर कूलिंग हो, अगर गैस चार्जिंग सही तरह से हो तो लगभग फ्रीजर में आपको -8 से -10 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। तो जब हमने फ्रिज को चालू किया तो उस वक्त उसके अंदर टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री था, मतलब 35 डिग्री के बराबर था। धीरे धीरे गैस चार्जिंग करते करते उसके अंदर टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक गया। कुछ समय बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आया। ऐसे गैस चार्जिंग करते करते अगर आपके फ्रिज में लगभग -8 डिग्री टेम्परेचर आ जाए तो समझ जाना कि फ्रिज में गैस अभी प्रॉपर भर चुका है। अभी हमने यहाँ पर चेक किया कि -7.9 डिग्री टेम्परेचर है, अभी तुरंत -8.2 डिग्री टेम्परेचर आया। अभी इसी स्थिति में आपको क्या क्या चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। जब गैस चार्जिंग प्रॉपर हो तो उस वक्त हम करंट चेक करते हैं। इसके अंदर करंट चेक किया, मैक्सिमम 0.7 तक जाना चाहिए। ये 0.6 है, मतलब वेल एंड गुड। कंडेंसर को हाथ लगा के देखेंगे, कंडेंसर आपका हल्का सा गर्म हो। कंडेंसर के मिडल वाले भाग में हाथ लगा के देखेंगे कि यहाँ पर ये नॉर्मल हो। फिल्टर आपका नॉर्मल हो। सक्शन लाइन को हाथ लगा के देखेंगे, सक्शन लाइन चिल्ड हो। इस तरह से हम यहाँ पर सभी रिपोर्ट चेक करेंगे कि कंडेंसर, मतलब कंप्रेसर ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, कंडेंसर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर सक्शन लाइन जो है, ये सक्शन इवेपोरेटर को फ्लशिंग करने के बाद और कंडेंसर लगाने के बाद सब स्टेप बाय स्टेप जब हमने ये काम किया तो अभी हमारा फ्रिज कुछ पीछे से इस तरह से दिखने लगा। तो क्या रहता है कि आप फिटिंग कैसे भी करो, लेकिन फिटिंग करने के बाद जो पाइपिंग में जो फिनिशिंग देते हैं, इस फिनिशिंग के ऊपर ये पूरा सिस्टम निर्धारित रहता है। तो हमेशा ये जो पाइप जो आपने यहाँ पर देखा, कैपिलरी टिप को यहाँ पर ऐसे लूप्स करके रखना है, फिल्टर के ऊपर से रोलिंग करके लेके जाना है ताकि फ़िल्टर की हीट जो भी रहेगी इस कैपिलरी टिप को मिल सके और कैपिलरी टिप के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह कुछ स्वेटिंग आ जाए तो स्वेटिंग को रोकने का काम ये आपका फ़िल्टर कर सके और यहाँ से यही गैस आगे घूम के आपके फ्रीजर में जाए। और फ्रीजर में जाने के बाद यहाँ पर हम छू के देखेंगे कि ये गर्म है या ठंडा है। ये नॉर्मली हीट होना चाहिए। फिर हम सक्शन को हाथ लगा के देखेंगे कि सक्शन का पाइप आपका नॉर्मली चिल्ड हो, मतलब जो हाथ लगाएंगे तो ये कुछ ठंडा ही लगे। इस तरह से पूरा रिपोर्ट चेक करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रिज में कूलिंग कॉइल को फ्लशिंग किए, कैपिलरी टिप इंस्टॉल किए, कंडेंसर इंस्टॉलेशन किए, गैस चार्जिंग किए। इस तरह से फ्रीजर का पूरा टेम्परेचर वगैरह सब चेक किए तो -8 से लेकर -10 के बराबर था। देखो, अभी इसके अंदर टेम्परेचर लगभग -9 डिग्री के बराबर है। अभी हम फ्रिज को खोल के देखेंगे कि अंदर का माहौल कैसा है।
अभी फ्रीजर में हमने चारों तरफ से देखा तो फ्रीजर ना आपका एकदम चिल्ड हो चुका है। फ्रीजर में लगभग -9 डिग्री टेम्परेचर था, ये मैक्सिमम -8 -10, और जब आपका फ्रिज पूरी तरह से चालू रहेगा कंडीशन में तो उस वक्त -15 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। इस तरह से हमने फ्रिज में गैस चार्जिंग वगैरह सब प्रक्रिया की। इसी तरह से अगर आपको कुछ मज़ेदार वीडियोस देखने हैं गैस चार्जिंग से लेकर फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के सभी कुछ इंटरेस्टेड वीडियोस देखने, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।